आज की कहानी तेरा इंतज़ार। कई सालों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला था। जैसा बड़ों ने तय किया था कि वैभव और ईशा के अपने पैरों पर खड़े होते ही उनकी शादी करा देंगे। वैभव पिछले साल से नौकरी कर रहा था। अब तो ईशा को भी बैंक में जॉब मिल गई थी। अब उनके विवाह में कुछ ही दिनों की देरी थी। वैभव बहुत खुश था। उसने बड़े ही धैर्य के साथ इस दिन की प्रतीक्षा की थी। अब बस ईशा के घर लौटते ही शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी। ईशा इतने दिनों तक अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ रही थी। वैभव अपना काम कर रहा था, तभी उसे ईशा का मैसेज मिला। मैं शहर वापस आ गई हूँ, लेकिन अपने घर जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। अपने ऑफिस के पास वाली कॉफ़ी शॉप में मिलो। यह मैसेज पढ़कर वैभव को आश्चर्य हुआ। इतने दिनों से ईशा के पास उसका नंबर था। कभी उसने औपचारिक बातों के अलावा कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि शायद यह नैसर्गिक लज्जा होगी, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत पहले से तय था। लेकिन आज अचानक उसने उसे मिलने बुला लिया। आखिर बात क्या है? लेकिन यह तो उससे मिलकर ही पता चल सकता था। वैभव जब कॉफ़ी शॉप पहुंचा तो उसने इधर-उधर नज़र दौड़ाई। कोने में बैठी एक लड़की ने उसे इशारे से अपने पास आने को कहा। पास पहुंचकर वह कुछ देर ईशा को देखता रहा। वह बहुत बदल गई थी। खड़े क्या हो, बैठो। वैभव चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। 2 साल बाद वह ईशा को देख रहा था। इन 2 सालों में कितना कुछ बदल गया था उसमें। तुम बहुत बदल गई हो। समय के साथ बदलना भी चाहिए, पर तुम नहीं बदले। जितना ज़रूरी था उतना बदला हूँ। लेकिन तुम बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ईशा कुछ देर तक सोचती रही कि बात कैसे शुरू करे। फिर उसने गंभीरता से अपनी बात शुरू की। वैभव, अब हम नौकरी करने लगे हैं। अब हमारे घर वाले हमारी शादी कराना चाहते हैं। लेकिन कहते हुए रुक गई। लेकिन क्या? यह तो हम भी चाहते हैं। आखिर हमारा प्यार बचपन का है। ईशा कुछ तल्ख स्वर में बोली। ये बचपन का प्यार वगैरह पुरानी फिल्मों में अच्छे लगते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सही कह रही हूँ। वो बचपन का प्यार नहीं, हमारी नादानी थी। उसी नादानी में हम भूल कर बैठे। हमारे माता पिता ने हमें अलग अलग कर आपस में तय कर लिया कि दोनों की नौकरी लगते ही इनकी शादी करा देंगे। ईशा ने रुककर वैभव से सवाल किया, हमारे माता पिता ने ऐसे हमारा रिश्ता कैसे तय कर दिया? उस समय हमसे जो हुआ वह हमारा बचपना था। बजाय इसके कि वह हमें समझाते, उन्होंने हमसे भी अधिक बचपना किया। वैभव बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। समय के साथ हमारी सोच, समझ, पसंद बहुत कुछ बदलता है। फिर उन्हें हमारा रिश्ता तय करने की जल्दी क्या थी? कॉफ़ी का घूंट भरते हुए वैभव ने कहा। ईशा, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम यह सब क्यों कह रही हो। मैं तो समझता था कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं। ईशा कुछ ठहर कर बोली, मैंने कहा ना कि समय के साथ सोच बदलती है, पसंद बदलती है। मैं भी समय के साथ बदल गई। ईशा ने वैभव को देखकर कहा, दरअसल मैं किसी और को चाहती हूँ। मयंक भी मेरे साथ बैंक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हम एक ही कोचिंग में थे। हम दोनों की नौकरी भी एक साथ लगी। अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वैभव गंभीर हो गया। ईशा ने बात आगे बढ़ाई, माफ़ करना वैभव, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा। तुम बहुत दिनों से हमारे विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा दिल दुखाने का मुझे अफसोस है, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ।
मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे। वैभव कुछ देर शांत रहा। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। अपने विचारों पर काबू कर वह बोला, ये ठीक है कि मैंने इतने साल प्रतीक्षा की है, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार था। वह आगे भी रहेगा, किंतु यह भी सही है कि रिश्ता तभी पूरा होता है जब दोनों पक्ष राजी हों। तुम मुझे यह बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो? तुम बहुत अच्छे इंसान हो वैभव। मैं जानती थी कि तुम मेरी बात समझोगे। अपने घर वालों को तो मैं समझा दूंगी, बस तुम अपने घर वालों को संभाल लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे घर वालों की तरफ से कोई रुकावट ना आए। वैभव ने अपनी की कॉफ़ी ख़त्म की और चला गया। वैभव और ईशा के परिवार अरसे से एक दूसरे को जानते थे। बचपन से ही दोनों साथ खेलकर बड़े हुए थे। बचपन की यह दोस्ती जब किशोरावस्था में पहुंची तो आकर्षण में बदल गई। 11वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वैभव ईशा से प्रेम करने लगा। ईशा का झुकाव भी उसकी तरफ था। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करते। घर वालों को लगता था कि दोनों बचपन के दोस्त हैं, उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। एक बार वैभव जब ईशा के घर गया तो वह घर पर अकेली थी। इस अकेलेपन में दोनों बहक गए। वैभव ईशा को आलिंगन में लेकर चूमने लगा। तभी ईशा के मम्मी पापा आ गए। उन्हें इस हालत में देखकर वह बहुत गुस्सा हुए। कुछ दिनों तक दोनों परिवारों के बीच तनाव रहा, लेकिन वैभव और ईशा का कहना था कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके घर वालों को उनके रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी चिंता थी कि यह उम्र पढ़ाई में मन लगाने की है, कैरियर के बारे में सोचने की है। इस उम्र में मन भटकना ठीक नहीं है। अतः दोनों परिवारों ने आपस में बैठकर बात की और तय किया कि जब तक वैभव और ईशा दोनों ही अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं, तब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे। उसके बाद हम दोनों की शादी करवा देंगे। 12वीं के बाद वैभव इंजीनियरिंग करने चला गया। ईशा अपने चाचा के पास बीकॉम करने चली गई। वैभव ईशा को सच्चे दिल से चाहता था। उसने अपना मन पूरी तरह से पढ़ाई में लगा दिया ताकि जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस बीच छुट्टियों में दोनों अपने अपने घर आते, तभी एक दूसरे को देख पाते थे। 2 साल पहले दोनों दिवाली पर मिले थे। एमकॉम करने के बाद ईशा बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उस समय पहली बार दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया था। अब तक घर वालों को भी यकीन हो गया था कि दोनों अपने कैरियर को लेकर गंभीर है, अतः अब उनके आपस में बात करने पर उन्हें ऐतराज नहीं था। नंबर लेने के बाद ईशा और वैभव की अधिक बात नहीं होती थी। वैभव अपने पर नियंत्रण रखता था ताकि अपने लक्ष्य से ना भटके। ईशा भी जब बात करती तो बस कुछ औपचारिक बातें ही करती थी। वैभव को उसके ही शहर में नौकरी मिल गई। अब इंतजार था ईशा के अपने पैरों पर खड़े होने का। अंततः ईशा ने भी बैंक परीक्षा व साक्षात्कार पास कर लिया। उसे भी पास के शहर में पोस्टिंग मिलना तय था। वैभव बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा था जब उनका विवाह होगा। वह ईशा को अपना बनाने के लिए तरस रहा था, लेकिन ईशा ने उसके सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। वैभव को सचमुच बहुत बुरा लगा था। उसका सोचना था कि ईशा को यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, तब उसके पास स्वयं को समझाने का अधिक समय होता। अब जब वह ईशा के साथ अपने
सुखी भविष्य के सपने सजा रहा था, तब अचानक उस पर कुठाराघात करना ठीक नहीं था। ईशा की जिद के आगे उसके घर वालों को भी झुकना पड़ा, किंतु उन्होंने उससे अपने सारे संबंध तोड़ लिए। वैभव स्टेशन पर उतरा। यहाँ से उसे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन उसे पता चला कि वह ट्रेन 2 घंटे लेट है। वह वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। भैया, बस यहीं रख दो सामान। कानों में जानी पहचानी आवाज़ पड़ी तो उसने पलट कर देखा। 7 सालों के बीतने की छाप चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन वह चेहरा तो उसके मन में अंकित था। उसकी भी नज़र वैभव पर पड़ी। तुम यहाँ? कैसी हो ईशा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ईशा ने बताया कि वह किसी कलीग के भाई की शादी में आई थी, लेकिन ट्रेन लेट है। ईशा उसके बारे में बात करने लगी कि वह यहाँ कैसे आया। बात करते हुए वैभव बड़े ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईशा के चेहरे पर दुख की परछाइयाँ दिखाई पड़ रही थी। सुखमय और संतुष्ट जीवन की कोई निशानी नहीं थी। उसने अचानक ही सवाल कर दिया, तुम सचमुच ठीक हो ना ईशा? उसकी बात सुनकर ईशा हड़बड़ा गई। खुद को संभाल कर बोली, हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम अपनी सुनाओ। लगता है बीवी कुछ ज़्यादा ही खिलाती है, पेट निकल आया है, कहकर वह हंसने लगी। उसकी हंसी में छिपा दर्द वैभव ने महसूस किया। टालो मत ईशा, कम से कम दर्द बांटने का हक तो मुझको दो। वैभव की बात सुनकर ईशा चुप हो गई। बताओ ना ईशा, क्या बात है? ईशा की आंखें नम हो गई। मयंक से शादी करना मेरे लिए भूल साबित हुई। उसने कभी मुझे पत्नी का सम्मान नहीं दिया। 2 साल नर्क भोगा मैंने उसके साथ, फिर हमारा तलाक हो गया। अपनी व्यथा कहते हुए वह रो पड़ी। फिर खुद को संभाल कर बोली, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, उसकी सजा मिली मुझे। ऐसा मत कहो ईशा, तुम इतना सब सहती रही, लेकिन अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताया। क्या मैं इस लायक भी नहीं था? किस मुँह से कहती? फिर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दुख का काला साया तुम्हारे जीवन को भी बर्बाद करे। इसका मतलब तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुम्हारे लिए मुझे यह भी मंजूर था। उसकी बात ईशा के दिल को छू गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि सचमुच ही वह वैभव को समझ नहीं पाई। उसके प्यार को छोड़कर वह मयंक के जाल में फंस गई, किंतु अब तो देर हो चुकी थी। उसने वैभव से कहा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, घर गृहस्थी कैसी चल रही है? कितने बच्चे हैं? बच्चे तो तब होते जब शादी होती। मैंने शादी ही नहीं की। क्यों? तुमने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? वैभव हल्के से मुस्कुरा कर बोला, मैं समय के साथ बदल नहीं पाया, बचपने में ही फंस कर रह गया। ईशा चुप हो गई। वैभव ने उसकी तरफ देख कर कहा, तब ना सही, पर क्या अब मेरी प्रतीक्षा समाप्त होगी? ईशा ने छलकती आंखों से अपनी हामी भर दी।